सौंप दी है। मैं अन्य क्षेत्रों को भी शक्तियां प्रत्यायोजित करने, उनका विकेंद्रीकरण करने और उन पर से नियंत्रण हटाने का विचार रखता हूं। माल यातायात व्यवसाय संबंधी नियमों और शर्तों को सरल बनाकर ग्राहकों के लिए अधिक हितकर बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए हमने रेल मंत्रालय से रेल परिवहन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रणाली समाप्त कर दी है। निजी साइडिंगों के निर्माण की समूची प्रक्रिया को सरल बनाने का भी हमारा विचार है। शक्तियों का प्रत्यायोजन करके अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उन्हें जवाबदेह और जिम्मेदार भी बनाया जाएगा और सर्वोच्च स्तर पर निगरानी भी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन के उद्देश्य पूर्ण हो। और हमारे विचार परियोजनाओं के चयन संबंधी मौजूदा तंत्र में सुधार करने और परियोजनाओं नियोजन पर निर्णय करने की प्रक्रिया में सिमुलेशन टूल्स को अपनाने का है। इसके अलावा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी भारतीय रेलों पर ठेका संबंधी ईपीसी प्रणाली की शुरुआत करने का प्रस्ताव है। लागत निर्धारण संबंधी डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसमें रेल लाइनों के निर्माण, संवर्धन, आरक्षण और परिचालन पर किए गए खर्च की लागत शामिल है। इसमें उन्हें चालू करने के बाद उनका मूल्यांकन अध्ययन करने में भी सहायता मिलेगी। हम उत्पादकता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से गाड़ी परिचालन का भी ऑडिट करने का प्रस्ताव करते हैं। हम अपनी सामग्री प्रबंधन प्रणाली में पेपरलेस वर्किंग का विस्तार करने का भी प्रस्ताव करते हैं। व्यवसाय को सरल बनाने पर बल देते हुए हम वेंडर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अपने वेंडरों को डिजिटल रूप से एकीकृत करेंगे ताकि वेंडर को एकल खिड़की पर संपर्क किया जा सके। संसाधन जुटाना। अध्यक्ष महोदय, आज रेलवे के पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रहेगी। अकेले पूंजी निवेश से मूल्य ह्रास के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। परंपरागत तौर पर हम संघ सरकार से सकल बजटीय सहायता पर निर्भर करते हैं, परंतु यह हमेशा की तरह का कारोबार है। यह न तो अर्थ सक्षम है और नहीं आवश्यक। पहला, संघ सरकार के वित्तीय संसाधनों पर पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ है। दूसरे, रेलवे सुधार शुरू होते ही संसाधन के आंतरिक सृजन की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगेगी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो यह यातायात रेलवे की ओर आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा और अन्यत्र विशेषकर सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर अभिमुख हो गया है। और चौथा, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पीपीपी के माध्यम से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। पांचवा, ऋण के अलग हटकर कुछ परियोजनाएं राज्य सरकारों के साथ भागीदारी के माध्यम से इक्विटी के आधार पर भी निष्पादित की जा सकती हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप एक सरल कार्य व्यवस्था का सृजन होगा। कोई भी संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है और उनके पास होता है। योजना बजट का आकार 2014-15 के 65,798 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2015-16 में 1,11,00,000 करोड़ हो गया है और इसमें 52% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार से सहायता कुल योजना बजट का 41.6% और आंतरिक सृजन 17.8% है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने का एक कार्य चुनौतीपूर्ण होगा। बाजार से उधार के जरिए लाभप्रद परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बीमा एवं पेंशन निधि, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों से कम लागत पर दीर्घकालिक निधियों की व्यवस्था करने का विचार है, जिसका भुगतान बढ़ते राजस्व से किया जाएगा। रेलवे दीर्घकालीन संस्थागत निवेशकों और अन्य पार्टनरों से निवेश हासिल करने के नवीन उपाय करेगी। इनमें अवसंरचना निधि, होल्डिंग कंपनी का सृजन और भारतीय रेल वित्त निगम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मौजूदा एनबीएफसी के साथ एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों जिन्होंने इस प्रयास में रेलवे के साथ मिलकर कार्य करने में रुचि व्यक्त की है। मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करना एक गंभीर मामला है। इसमें रोकने के लिए भूमि रिकॉर्डों का अंकीय मापन शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हम अप्रकट विज्ञापन संभाव्यता का इस्तेमाल करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं। इस नीति में कारपोरेट ब्रांडिंग के लिए स्टेशनों तथा गाड़ियों के इस्तेमाल सहित सभी क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा और काफी बड़ी निधि होगी इसमें जिसको लगाया जाएगा।
इस वर्ष हम एक कोस्टल कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जहां भारतीय रेल संबंधित पोर्ट के साथ साझेदारी में नारगौल, छर्रा, दीघी, देवास और टूना के रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। इस कार्यक्रम के जरिए निजी निवेश से लगभग 2000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की संभावना है। हमारा बीओटी वार्षिकी के जरिए 2500 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में वर्धा नागपुर तीसरी लाइन, काजीपेट विजयवाड़ा तीसरी लाइन, भद्रक नरमुंडी तीसरी लाइन और भुज नलिया आमान परिवर्तन शामिल है। स्क्रैप के शीघ्र निपटान के लिए भारतीय रेलवे की स्क्रैप निपटान संबंधी नीति की समीक्षा की जाएगी। और जो 9वीं बात है, मानव संसाधन से संबंधित है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय रेल का कार्यबल इसकी शक्ति है। उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और संगठनात्मक निष्पादन में वृद्धि करने के लिए मानव संसाधन ऑडिट को व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जाएगा। केंद्रित मानव संसाधन कार्य नीति के भाग के रूप में वैश्विक मानदंडों के अनुरूप कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक पृथक लेखांकन शीर्षक के सृजन और ईआरपी आधारित मानव संसाधन प्रणाली के विकास का भी अनुसरण किया जाने का प्रस्ताव है। जनता का पहला संपर्क हमारे फ्रंट लाइन कर्मचारियों से होता है। हम इन कर्मचारियों के लिए व्यवहार कुशलता संबंधी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्राहक सम्मानित महसूस करें। अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के योग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्ण रूप से संपन्न विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया में हैं। हम अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर तथा रेल सुरक्षा के कर्मचारियों के लिए बैरकों की मरम्मत का कार्य शुरू करेंगे। हम अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार लाएंगे। और 10वीं चीज है ऊर्जा और स्थायित्व। अध्यक्ष महोदय, हमने पर्यावरण प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने के लिए रेलवे बोर्ड में पर्यावरण निदेशालय की स्थापना की है। भारतीय रेल बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इस प्रकार उसके पास ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के जरिए ऊर्जा खपत को कम करने की असीम संभावनाएं हैं। ऊर्जा संरक्षण अभियान के भाग के रूप में एलईडी प्रकाश व्यवस्था उपकरणों आदि जैसे ऊर्जा कुशल संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। ऊर्जा की बचत करने के लिए विस्तृत ऊर्जा ऑडिट करने से इसमें भारी संभावना का पता चलेगा। थोक उपभोक्ता होने पर भी रेलवे कर्षण पावर के लिए बहुत अधिक प्रभारों का भुगतान करता है। अतः बिजली कंपनियों, पावर एक्सचेंजों और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं से बोली प्रक्रिया के जरिए किफायती दरों पर बिजली खरीदने का प्रस्ताव है। इस पहल से परिणाम स्वरूप आगामी कुछ वर्षों में कम से कम 3000 करोड़ रुपए की अत्यधिक बचत होने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए रेलवे के सौर मिशन के भाग के रूप में और सौर ऊर्जा के स्रोत का विस्तार करने का इरादा है। कटरा स्टेशन में और सौर ऊर्जा संयंत्र का काम जोरों पर है और मार्च 2015 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डेवलपरों द्वारा निजी भूमि और रेलवे की इमारतों की छत पर उन्हीं की लागतों पर 1000 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता का वित्त पोषण किया जाएगा। हमने जल संरक्षण के लिए एक मिशन शुरू किया है। जल संबंधी ऑडिट करने के बाद प्रमुख जल खपत केंद्रों पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी विस्तार किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन के लिए हमारे सभी कारखाने मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसका लोको, शैडो और प्रमुख कोचिंग एवं वैगन अनुरक्षण डिपो में विस्तार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि उत्तर रेलवे में सीएनजी चालित डेमू गाड़ियां शुरू की गई हैं और 100 डेमू गाड़ियों के दोहरे ईंधन तथा सीएनजी और डीजल में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। हम इंजनों की ध्वनि का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम वन्य जीवों के पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता का प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें भारतीय रेलवे में निवेश करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे पारिस्थितिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। रेलवे द्वारा ईंधन की वार्षिक खपत सड़क क्षेत्र द्वारा की जा रही है, जो वार्षिक ईंधन खपत की मात्र लगभग 7% है। जब हम माल यातायात के लिए ऊर्जा खपत के मामले की सड़क की तुलना करते हैं तो यह लगभग 75 से 90% कम है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी सड़क यातायात से लगभग 80% कम है। भारतीय रेलवे में निवेश करना अपने भविष्य के लिए निवेश करना है। और जो 11वीं बात है वो पारदर्शिता और सुशासन के लिए पहल। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि भारतीय रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के जरिए विभिन्न कोटि के कर्मचारियों की भर्ती करती है।
पारदर्शिता में एक प्रमुख पहल के रूप में 2 कोटियों के लिए पायलट परियोजना के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। इसे भविष्य में सभी किस्म की भर्तियों के लिए भी अपनाए जाने का प्रस्ताव है। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार आम आदमी को निरंतर प्रभावित कर रहा है। हम इस समस्या से निपटने के लिए सभी संभव समाधानों का पता लगाएंगे। पारदर्शिता पर जोर देने के उद्देश्य से ई प्रापण का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें सभी मंडलों, डिपो और कारखानों को शामिल किया जाएगा। भारतीय रेल इस समय देश में एकमात्र रेल आधारित ट्रांस सिटी अवसंरचना का प्रदाता और ऑपरेटर है। इसलिए अवसंरचना सेवाओं के व्यवस्थित विकास करने, प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि विनियमन तंत्र को सेवा प्रदाता से स्वतंत्र रखा जाए। प्रारंभ में केवल टैरिफ रेगुलेटर स्थापित करने पर विचार किया गया था। बहरहाल हम एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसे विनियमन बनाने, निष्पादन संबंधी मानदंड तय करने और टैरिफ का निर्धारण करने का कार्य सौंपा जाएगा। यह लाइसेंस धारियों, निजी भागीदारों और मंत्रालयों के बीच होने वाले विवादों पर भी निर्णय देगा, जिसकी अपील भी की जा सकेगी। सामाजिक पहल। यद्यपि हम भारी बदलाव लाने की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं, भारतीय रेलवे राष्ट्र के प्रति अपने व्यापक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगी। इसे ध्यान में रखते हुए और हमारी सरकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रति उच्च प्राथमिकता को देखते हुए भारतीय रेलवे के पास उपलब्ध विशाल क्षेत्रफल जैसे कि स्टेशनों तथा प्रशिक्षण केंद्रों को स्किल डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराकर योगदान देगी। भारतीय रेलों में बड़ी संख्या में प्रतिभावान कर्मचारी हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम मुख्यतः महिलाओं और युवाओं वाले स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बढ़ावा देंगे। कोंकण रेलवे ने पिछले 3 महीनों के दौरान 3 राज्यों में इस कार्यक्रम को पहले ही शुरू कर दिया है, जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने की आशा है। पर्यटन में किसी क्षेत्र में रोजगार के सृजन तथा उसके आर्थिक विकास की असीम संभावनाएं होती हैं। भारतीय रेल अतुल्य भारत के लिए इस अतुल्य रेल प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करेगी। हमने ऑटो रिक्शा तथा टैक्सी चालकों को पर्यटन गाइडों के रूप में प्रशिक्षित करके कोंकण रेलवे स्टेशन में पर्यटन का प्रोत्साहन देने का एक सफल प्रयोग किया है, क्योंकि सबसे पहले वे ही यात्रियों के संपर्क में आते हैं। हमारे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसे बदलने का विचार है। हमारा राजस्व की भागीदारी मॉडल के आधार पर ट्रेवल एजेंसियों को प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली चुनिंदा गाड़ियों में कुछ सवारी डिब्बे देने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताने में यह गर्व हो रहा है कि इस वर्ष हम दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर आईआरसीटीसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। 2014-15 के लिए वित्तीय निष्पादन और 2015-16 के लिए प्राप्तियां और व्यय का रेल बजट अनुमान संलग्न। निष्कर्ष। इस समय रेलपथ नवीकरण में रेल लाइन क्षमता के अत्यधिक उपयोग और बैकलॉग होने के समय गति संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप गाड़ी विलंब से चलती हैं और इसकी समीक्षा शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि इस सत्र से हम नई गाड़ियां चलाने और गाड़ियों के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन गिराए क्षेत्रों पर जोर देने की बात की गई है, वह मात्र घोषणाएं ही नहीं है। पहले के जैसे कारोबार के आधार पर भारतीय रेलवे कार्य नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि इस प्रयास से 13 लाख समर्पित रेल कर्मियों का सहयोग मेरे साथ है। और जो देरी होती है वो भी इसी कारण से होती है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं और इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि हम नई रेलों की घोषणा कर सकें इसी सत्र में। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में ही सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर ही जियो। अपने दिलो दिमाग, मांसपेशियों, धमनियों और अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उस विचार को भर दो और अन्य विचारों को न आने दो। यही सफलता की कुंजी है। मेरे लिए यह विचार भारतीय रेलवे की कायापलट से है। हम कर सकते हैं तथा हम रेलवे की कायापलट कर देंगे। हम रेलवे के प्रति प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करेंगे। हम राष्ट्र के इस प्रयास में जो भारत की काया पलट कर एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है, इसके लिए आप सभी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदन को वर्ष 2015-16 के लिए रेल बजट प्रस्तुत करता हूं।
मत संख्या 20। पूरे साल का है। मत संख्या 20 श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं